हमारे चैनल कामनी वाजपेयी की कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी भाग्य का लेखा। मेरे माँ बाप मेरी शादी ठीक ठाक घर में तय हो जाने से काफी खुश थे। उनके मन का घर वर जो मिल गया था। एक दिन पापा के एक मित्र दिनेश अंकल घर आए थे। बैठक में बैठे पापा उनके साथ वो जब तक रहे बस शादी की चर्चा में ही डूबे रहे। वह उनसे उन लोगों का ऐसा बखान कर रहे थे जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार लिया हो उनके घर रिश्ता तय करके। बोले, मुझे मेरी 3 बेटियों की शादी की बिल्कुल चिंता नहीं थी क्योंकि वो देखने सुनने में सुंदर थीं। पर ये सोच तो मेरी तब गलत साबित हुई जब मैंने उनके लिए वर की तलाश शुरू की। कोई कहता और लंबी चाहिए, कोई कहता थोड़ी और मोटी चाहिए, कोई कहता दहेज और बढ़ाइए। दोनों बेटियों की शादी करने में मेरे पता नहीं कितने जोड़ी जूते टूट गए, तब जाके कहीं ब्याह रचा पाए। पर मेरी नीलम बेटी का भाग्य इतना अच्छा है कि एक ही बार में बात जम गई और वो लोग नीलम को आके देख भी गए और उसी वक्त सगुन भी थमा गए। मेरे मन में यही डर था कि कहीं नीलम को देख लड़का मना ना कर दे। वह तो देखने सुनने में नीलम से कई गुना ज्यादा है। एक तो नीलम का सांवला रंग, उस पर दुबली पतली इतनी कि जैसे एक समय खाना पाती हो। माँ हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती हुई बोली, पर ऊपर वाले की कृपा है कि लड़के ने पसंद कर लिया। मुझे याद है तब दिनेश अंकल आश्चर्य से बोले थे, भाभी जी आपने लड़के के बारे में सब ठीक से पूछा तो है, पता तो लगा लिया है? हाँ भाई साहब, कोशिश तो पूरी की है सब पता लगाने की, पर कोई कमी तो नहीं पता चली। बाकी अंदरूनी बातें तो जब लड़की ससुराल जाएगी तभी पता चलेंगी। अभी तो सब सही ही लग रहा है। 2 भाई हैं और 1 बहन। बड़ा भाई जिसकी शादी हो गई है, भाई किसी शहर में नौकरी करता है, उसकी पत्नी यही गांव में रहती है। उन लोगों ने दान दहेज की भी कोई मांग नहीं की, बस यही कहा, आपने जो संकल्प किया हो वही दे देना। ना हमने बड़े बेटे की शादी में कुछ मांगा और ना छोटे में मांगेंगे। फिर तो भाभी मैं यही कहूंगा कि बिटिया के साथ साथ आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज के जमाने में एक से एक सुंदर लड़कियों की शादी बिना दहेज संभव नहीं हो पाती। वहीं अपनी नीलम को आसानी से ऐसा घर वर मिल गया, वरना तो बेटियों के बाप के सिर के ऊपर दहेज का दानव इस कदर तांडव करता है कि बस वही जानते हैं। आजकल गाड़ी सबको चाहिए, उसका पेट्रोल डलवाने तक की कमाई ना हो चाहे। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला था मेरी शादी का, पर इन 2 महीनों में कभी भी विनोद ने मुझसे फोन पर बात करने की कोशिश नहीं की। मेरी दोनों बड़ी बहनें अक्सर इस बात की शंका जताती थी कि पता नहीं क्यों, क्या विनोद इस शादी से खुश नहीं है? क्या इस शादी के लिए उन पर कोई दबाव है? पता नहीं क्यों आजकल के लड़कों की तरह वो फोन पर बात क्यों नहीं कर रहे। एक दिन तो मेरी छोटी बहन निशा ने कहा भी कि जब बड़ी दीदियों की शादी थी तो शादी के कुछ दिन पहले से ही जीजा जी ने भाभी द्वारा हमारी दीदी से फोन पर संपर्क कर लिया था और फिर धीरे धीरे घंटों बतियाने लगे थे। अक्सर रात में भी उनका फोन आ जाया करता था। दीदी ने कितनी सारी बातें उनके बारे में जान ली थी, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो कब सोते हैं कब जागते हैं, किस टाइम खाना खाते हैं और किस टाइम ऑफिस जाते हैं। पर नीलम दीदी तो कुछ भी नहीं जानती विनोद जीजा के बारे में। मैं तो कहती हूँ वो ना करे तो ना सही, तुम ही अपनी तरफ से फोन करो ना। मैं उसकी बात का कुछ जवाब देती
कि उससे पहले ही माँ ने उसको डपटते हुए कहा, तो चुप कर, बड़ा दिमाग लगाती है। अरे सब लड़के एक से थोड़ी होते हैं, उसमें अच्छे संस्कार हैं। सोचता होगा शादी के बाद ही बात करेगा, ऐसे उसे बात करना पसंद ना होगा, या फिर संकोच होता होगा उसे यूं फोन करने में। निशा ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुंह फुलाकर वहां से चली गई। मैं किसी की बात पर क्या ही बोलूं। अगर मैं कुछ कहती तो माँ भी शायद यही कहती कि शुक्र है भगवान का कि उस लड़के ने मना नहीं किया, वरना न रूप की न स्वरूप की। शादी की तैयारियों और खरीदारियों के बीच 2 महीनों का टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। और वह दिन भी आ गया जब विनोद गाजे बाजे के साथ मुझे ब्याहने आ गए। सब विनोद की खूब तारीफ कर रहे थे। सब रिश्तेदार उस दिन मेरे भाग्य की खुले दिल से सराहना कर रहे थे। सच कहूं तो मैं भी उनकी इतनी प्रशंसा सुन फूल ही नहीं समा रही थी। तब मुझे भी यही लगा था कि शायद भगवान ने मेरे व्रतों और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर मुझ जैसी साधारण सी लड़की को ऐसा घरवर आशीर्वाद स्वरूप ही दिया है। नगद धनराशि कुछ तय नहीं थी, इसलिए जेवर और फर्नीचर सब कुछ वजनदार और ओरिजिनल दिए थे पापा ने। ससुराल में जो भी मेरे दहेज की चीजें देखता, देखते ही रह जाता और फिर देर तक उसकी तारीफें करता। मेरे मायके से गई हर चीज की वहां तारीफें हो रही थी, बस सिवा मेरे। मैं तारीफ के काबिल थी ही कहाँ जो कोई मेरी तारीफ करता। मुंह दिखाई की रस्म में जो भी मुझे देखने आया उसे ही मैंने कानाफूसी करते सुना। अरे विनोद इसे देखने नहीं गया था क्या? बिन देखे शादी कर ली, भला कैसी जोड़ी है। खुद तो बाका जवान है, देखने में किसी हीरो से कम नहीं लगता, और दुल्हन ऐसी सूखी साखी जैसे बड़ी बीमारी से उठी हो। इस पर रंग भी सांवला। पता नहीं क्या सोचकर ब्याह लाया इसे। ये सब बातें मेरे दिल में तीर की तरह लगी और मैं दर्द से तिलमिला उठी। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। मैं कहाँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी राजकुमार से हो। मैं चाहती थी कि मैं जिसकी भी जीवन संगिनी बनूं, वह मेरे जोड़ का हो, मुझे यूं कोई बिरा ना सके। जब मुझे विनोद देखने आए थे तो मैंने माँ से हिम्मत करके कहा भी था, माँ इनकी जोड़ी मुझसे मेल नहीं खाएगी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मेरी मर्जी जान। पापा और माँ दोनों ही बहुत बिगड़े थे मेरे ऊपर। जब उसे इस शादी से इनकार नहीं, तो तू क्यों मरी जा रही है? मुझे तेरे बाद भी एक बेटी और ब्याहनी है, माँ बिगड़ते हुए बोली थी। भाई भाभी ने माँ और पापा का ही समर्थन किया था। फिर मैं चुप कर गई और सब कुछ अपनी किस्मत और भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं सुहाग की सेज पर बैठी उनका रात भर इंतजार करती रही और बैठी बैठी ऊँघती रही, पर वो ना आए। जब सुबह के 4 बजे तो दरवाजा खटका। मैंने दरवाजे की तरफ निहारा, विनोद ही थे। चुपचाप आकर बड़े आराम से बेड पर बैठ गए। फिर मुझसे बोले, नीलम तुम रात भर यूं ही बैठी रही क्या? मैं कुछ नहीं बोली, पर मेरे आंखों में आंसू भर आए, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में रोक रखा था। नीलम, मैं ये बात तुमसे कहना चाहता था, बल्कि मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था, पर मेरी माँ ने कहा कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेंगी। इस पर मजबूरन मुझे हाँ करनी पड़ी। ना तो मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना ही इस शादी में। मैं रोने लगी और बोली, तो आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी?
तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप ने बेकार की है, मैंने नहीं। जब से मैं तुम्हें देख कर आया, मैंने एक बार भी तुमसे बात नहीं की और न ही तुम्हारे घर वालों से। और तो और मैंने उनसे ये तक नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद हो। माँ की इच्छा अनुसार उन्होंने ही फोन कर कहा हमें लड़की पसंद है। तो अब मैं क्या करूं? हिचकियों के साथ मैंने कहा मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं शिवानी से प्रेम करता हूँ और मेरी हर रात शिवानी के लिए है। यह कह वह उसी बेड पर करवट बदल कर लेट गया। मैं अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही, आंसू बहाती रही। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ करवट बदलते हुए कहा, सुनो, आज जो भी कहा मैंने किसी से नहीं बोलना, और मैं रात भर शिवानी के पास था, ये बात भी किसी से नहीं बताना, वरना तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा, समझी? घड़ी की ओर देखते हुए बोले, 5 बज चुके हैं, उठो वरना कोई ना कोई जगाने आ जाएगा। मैं सोने जा रहा हूँ। रात जग कर निकल गई। मेरे शादी कर लेने से बहुत नाराज थी, बड़ी मुश्किल से मानी है। मैं बड़ी मुश्किल से उसे ये बात समझा पाया हूँ कि शादी तो मैंने नाम के लिए की है, पर मेरे काम के लिए तो केवल वही है। यह सब सुन मेरे दिल के हजार टुकड़े हो रहे थे। जाने मेरे किस पाप की सजा ईश्वर ने मुझे दी। हर लड़की के मन में अपनी पहली रात को लेकर कितनी ही तमन्नाएं होती हैं। वह उस दिन के लिए अपने मन में कितने ही सपने संजोती है, और मेरे पति तो किसी गैर लड़की की बाहों में अपनी रात गुलजार करके आ रहे थे। मैं यह सब सोच फपक कर रो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खोला। सामने मेरी जेठानी जी खड़ी थी। उन्होंने मुझे सिर से लेकर पैर तक निहारा, फिर बहुत मिठास भरी आवाज में मुझसे बोली, नीलम, नहा धो के तैयार होकर बाहर आ जा। फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, मुझे अपनी बड़ी बहन समझ, और ये कहकर वो चली गई। जैसे ही मैं तैयार होकर बाहर आई तो मैंने सासू जी के चरण छुए, तो उन्होंने सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया और फिर सख्त लहजे में बोली, देखो बहू, आज की बात तो चलो छोड़ो, पर आइंदा से जरा टाइम पर उठने की आदत डालो। हमारे घर की बहू इतने देर तक नहीं सोती। यह सुन मेरा मन जल भुन गया। मन में तो आया कि कह दूं, मैं सोई ही कहाँ हूँ, आप जब का हुक्म करती मैं हाजिर हो जाती, पर मन महसूस कर रह गई। मेरी जिठानी जी मुझे हर चीज बड़े स्नेह से समझाती। एक वही थी जिनसे मैं अपनी मन की बात करती थी, वरना तो मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती और यही सोचा करती कि इस शादी का परिणाम आगे चलकर क्या होगा। एक दिन बातों ही बातों में जिठानी जी के सामने मेरे मुंह से यह बात निकल गई कि हमारी शादी के 6 दिन हो गए हैं, पर आज तक मैं अनछुई ही हूँ। वह सुबह के 4 बजे मेरे कमरे में आते हैं और फिर 8 बजे तक वहीं सोते हैं। बाकी की रात वह शिवानी नाम की किसी लड़की के साथ बिताते हैं। यह कह मैं अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछने लगी। मुझे आश्चर्य था कि उन्हें मेरी बात पर कोई ताजुब नहीं हुआ। उन्होंने शांत भाव से मेरी तरफ देखा, फिर दुखी होती हुई बोली, नीलम, ये सारी बातें मुझे पहले से ही पता है। मैं जब तुम्हें उस दिन जगाने गई थी तो मैंने देखकर ही जान लिया था कि देवर जी पूरी रात उस दुष्टा शिवानी के पास बिता कर आए हैं। ये शिवानी कौन है दीदी? शिवानी विनोद के साथ पढ़ती थी। फिर दोनों के बीच प्रेम का चक्कर चला। शिवानी के घर वालों को जब इस प्रेम की भनक लगी तो उन्होंने शिवानी का विवाह आनंद फानन में तय कर उसे ब्याह दिया। शादी के 4 महीने बाद ही उसके पति ने उसे यह कह छोड़ दिया कि वह बदचलन है और उसके पेट में किसी और का बच्चा है।
जानती हो नीलम, वह बच्चा सच में ही विनोद का है। ये कोई बताए या ना बताए, पर उसकी चाल ढाल, उसके नाक नक्श और रूप रंग सब विनोद जैसा ही है। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। पिछले साल उसके पापा चल बसे और माँ भी अक्सर बीमार ही रहती है। उसकी माँ अक्सर कहती है उससे दूसरी शादी करने को, पर वह तैयार नहीं होती। मंगलसूत्र पहनती है, चूड़ी बिंदी, यहाँ तक कि सिंदूर भी लगाती है। तो उसी से करना चाहिए था ना माँ जी को अपने बेटे का विवाह। जबरदस्ती उनके गले मुझे क्यों मढ़कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उनकी भी। मेरी जेठानी ने ठंडी सी आह भरी और फिर इधर उधर देखती हुई धीमी आवाज में बोली, भला वो उस लड़की से विनोद का विवाह कैसे करवाती? उनकी नाक कट जाती। वो ठाकुर की लड़की और ये कुलीन ब्राह्मण। उनका कहना था एक बार अगर शादी हो जाएगी तो वह धीरे धीरे शिवानी को भूल जाएगा। यह सब सुन मैं और भी परेशान रहने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये सारी बातें मायके में बता दूं या फिर शिवानी का सच स्वीकार कर इसे अपनी नियति मान लूं। पता नहीं कैसे मेरे और जेठानी जी के बीच हुई बातें मम्मी जी ने सुन ली और उन्होंने शाम को दुकान से आने के बाद विनोद को अपने कमरे में बुलाया और उनसे कड़े शब्दों में कहा, परसों नीलम के घर वाले उसे लेने आ रहे हैं। खबरदार उसके यहाँ रहने तक तुम शिवानी के घर गए तो तुम्हें क्या लगता है तुम रोज रात उसके पास गुजार कर आते हो? ये बात मुझे अच्छी लगती है? मम्मी बड़ी देर तक उन्हें जाने क्या क्या समझाती रही। उस रात वो शिवानी के पास नहीं गए और मुझसे पहली रात में किए गए बर्ताव की माफी मांगी और फिर शिवानी के पास कभी ना जाने का वायदा किया। मैं ज्यादातर चुप ही रही। मैं ऐसे भंवर में उलझती जा रही थी जिससे निकल पाना मेरे लिए आसान नहीं। मेरा मन विनोद की तरफ से एकदम उछट चुका था और मेरी सास के लिए भी मेरे मन में नफरत पनपने लगी थी। वह अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर प्रेम से पगी सनी बातें कर रहे थे, पर मुझे उनका सब करना एक दिखावा ही लग रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अपना हाथ खींचकर कह दूं, मुझसे दूर रहो, मुझे बाहर जाने दो या फिर खुद चले जाओ, पर यह सब कहने का मेरी जुबान साहस नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद उन्होंने लाइट ऑफ कर दी और मैंने उनका हाथ अपने सारे शरीर पर रेंगता हुआ महसूस किया। करीब घंटे भर बाद विनोद मेरी बगल में लेटे खर्राटे भर रहे थे और मैं अपने तकिए को आंसुओं से भिगो रही थी। 2 रातें उन्होंने मेरे साथ बिताई और तीसरे दिन मेरे भाई और पापा मुझे लेने आ गए। विनोद उन लोगों से बड़े अच्छे से मिले। विदा होकर मैं मायके आ गई। सब लोग बहुत खुश थे कि मैं अच्छे घर में चली गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ की असलियत किसी को बताऊं या फिर मन में ही जब्त कर जाऊं। भाभी हंसी मजाक करती और पहली रात के किस्से पूछती। मैं शर्म से लाल नहीं होती, बल्कि मेरी आंखें सजल हो उठती थी। एक दिन भाभी पीछे पड़ गईं कि आखिर बात क्या है, तू बात बात पर उदास क्यों हो जाती है। मैं असमंजस में थी कि ये सब भाभी को बताऊं या ना बताऊं, कि तभी विनोद का फोन आ गया। नीलू डियर, 8 दिन हो गए हैं तुम्हारे गए हुए। जब से तुम गई हो मैं अपने रूम में नहीं गया। तुम्हारी बहुत याद आती है। अब चली आओ यार प्लीज। वह जाने फोन पर क्या क्या कहते रहे। मैं हाँ हूं में बात करती रही। जब मैं बात कर रही थी तो भाभी विनोद की बातें सुन रही थी और मेरी तरफ मंद मंद मुस्कुराकर देख रही थी। उनके फोन रखने के बाद वो मुझसे मुस्कुराकर बोली, तू वाकई में बड़ी भाग्यशाली है नीलू। नंदोई जी तुझे बहुत चाहते हैं, बेचारे कितने परेशान हैं तुझसे दूर रहकर। यह सुन मेरे होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट खेल गई।
कुछ दिन बाद विनोद आकर मुझे लिवा ले गए। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर फिर विनोद का रवैया मेरे प्रति कठोर होने लगा। वह अब रोज रात का खाना खाने के बाद शिवानी के घर निकल जाते। मुझे किचन का काम खत्म करते करते रात के 11 बज जाते और उसके बाद कम से कम 1 घंटे तक सासू जी के हाथ पैर दबाने पड़ते। मैं सारा दिन काम करके थक कर चूर हो जाती थी, क्योंकि सारे घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता था। जेठानी जेठ जी के साथ चली गई थी। मुझे बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती थी। ये रात को कब आते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। दरवाजा मेरी सास ही खोलती थी। एक दिन सासू जी मुझ पर भड़क उठी, पता नहीं कैसी पत्नी है तू, रोज पति पराई औरत के संग सोकर आता है और तू कुछ कहती ही नहीं। एक से एक औरतें देखी है मैंने जो अपने पतियों को सुधार कर लाइन पर ले आती हैं, पर तू तो किसी लायक नहीं। तेरा पति तक तुझसे नहीं संभलता, तू भला घर को क्या संभालेगी। मेरी मति मारी गई थी। जो विनोद के लिए मैंने तुझे चुना, वो घंटों तक मुझे जरी कटी सुनाती रही और मैं चुपचाप सिर झुकाए बैठी किसी अपराधी की भांति उनके आरोपों को सुनती रही और अपनी किस्मत पर रोती रही। रात हुई, विनोद दुकान बंद करके रोज की तरह घर आए। सबके साथ बैठकर खाना खाया, थोड़ी देर टीवी देखी, फिर धीरे से शिवानी के घर जाने के लिए दरवाजे की तरफ लग गए। पर आज मैं पहले ही दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने कहा, आज आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहो क्या कहना है। यहाँ नहीं, कमरे में चलो। यह सुनते ही वह कमरे की तरफ चल दिए। मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे में चली गई और अंदर से सिटकनी चढ़ा दी और कहा, अब रात के 11 बज गए हैं और इतनी रात आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हटो, मुझे जाना है। शिवानी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि आज मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने चीख कर कहा, शिवानी शिवानी शिवानी। अगर शिवानी से इतना प्रेम था तो उसी से शादी करते। अगर शिवानी से इतना प्रेम था तो उसी से शादी करते। मुझे ब्याह कर क्यों लाए? ये जाकर मेरी माँ से पूछो, समझी? उन्होंने चीख कर कहा। उस दिन मैं भी अपने आपे से बाहर हो गई थी। मैं शिवानी को उल्टा कुलच्छनी छिनाल जाने क्या क्या बोलने लगी। विनोद तो शिवानी की एक बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वह भला इतनी गालियां कैसे सुन लेते। उसने लाख घूसों की बरसात शुरू कर दी और तब तक बंद नहीं की जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गई। फिर क्या था, इतनी चिल्लाहट सुन पड़ोसी दरवाजे आ गए और हमारा दरवाजा खटखटाने लगे। सासू माँ और ससुर जी दरवाजा पीट पीट कर विनोद से दरवाजा खोलने को कह रहे थे और उसे 100 गालियां दे रहे थे। हरामखोर, नालायक, दरवाजा खोल, उसे काहे मार रहा है? जेल की रोटी खाएगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सारे पड़ोसी इतनी आवाजें सुनकर दरवाजे इकट्ठे हो गए हैं। तब जाकर उसे होश आया और वह मारते मारते रुक गया और मुझे बेहोश देख घबरा गया और फिर जल्दी से दरवाजा खोला। उन पड़ोसियों में से किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी। आनन फानन में पुलिस दरवाजे आ पहुंची और मेरे सास ससुर और विनोद को हिरासत में ले लिया और एम्बुलेंस बुलवाकर मुझे अस्पताल पहुंचाया। और फिर मेरे घर वालों का नंबर विनोद से लेकर उन्हें फोन कर सारा हाल बताया और अस्पताल आने को कहा। उन लोगों ने जब ये जाना कि मेरी ये हालत हुई है और मैं अस्पताल में हूँ, तो मेरा पूरा परिवार रोते हुए अस्पताल पहुंचा। तब तक मैं होश में आ चुकी थी। मेरी माँ मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं मानी। उस कमीने के चरित्र की जांच परख किए बिना तुझे ब्याह दिया। मेरी सीधी सादी बच्ची पर कितने अत्याचार किए इन लोगों ने। उसके बाद विनोद से मेरा तलाक हो गया और मैं अपने घर में वापस आ गई।
पर इतना सब हो जाने के बाद जिंदगी एकदम नीरस हो गई। काश कि मेरे घर वालों ने सही से पता लगाया होता विनोद के बारे में, या मैंने ही कोशिश की होती उससे बात करने की, उसकी मर्जी जानने की, तो शायद मेरे साथ इतना बड़ा धोखा ना होता। या ईश्वर जाने ये सब मेरे भाग्य में लिखा था। क्या आप लोग किस्मत को मानते हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।